पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जेपी और ब्रावो की शिवी से दोस्ती हो गई थी और शिवी ने दोनों को अपने घर बुलाया, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। यह देखकर जेपी, ब्रावो और शिवी डर गए। अब आगे। अब क्या नई आफत है? इनसे कैसे बचा जाए? ये शिवी के गांव के लोग हैं, वो अपने अनुसार इनको देख लेगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन हम शिवी से बात कैसे करेंगे? हाँ, हम भुल्लू को तो वहीं छोड़कर आए हैं। ब्रावो और जेपी बात कर ही रहे थे कि तभी जंगल के लोगों ने दोनों को जाल में बंद कर दिया। गंदे लोग, हमें छोड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ो। ये जरूर शिवी की ही चाल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर जेपी, कभी तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। ये समय पैनिक होने का नहीं है, बल्कि चतुराई से यहाँ से निकलने का समय है। यहाँ हम आपकी वजह से फंसे हैं। देखो, शिवी अपने लोगों को बता रही है कि हमें कैसे मारना है। बस बहुत हो गया, अब चुप करो। ब्रावो ने अपने गुस्से पर काबू पाया और चुप हो गया। शिवी भी अपने साथ वाले लोगों को समझाने लगी। ये हमारे मेहमान हैं, इनको हमारे साथ आने दीजिए। तुम अजनबी लोगों पर कैसे विश्वास कर सकती हो, जबकि ये तो कहीं बाहर से आए हैं। मुखिया, ये जेपी और ब्रावो हैं, बहुत दूर से आए हैं। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि दूर से आए लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे बाबा, भुल्लू काका भी इनको जानते हैं। वो भुल्लू तो खुद भी पागल है, ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता है। हिंदी तो ऐसे बोलता है कि अंग्रेज भी फेल हैं। अब इन दोनों को आजाद कर दो और इज्जत के साथ घर ले चलो। देखो शिवी, मैं तुझ पे भरोसा करके इनके साथ जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ये अच्छे लोग हैं और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी इन दोनों की वजह से कोई नुकसान पहुँचा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मौत की सजा दूंगा। ठीक है। मुखिया ने अपने साथ के लोगों को इशारा किया और उन्होंने जाल में कैद जेपी और ब्रावो को अपने हाथों पर उठा लिया और घर की तरफ ले जाने लगे। मुखिया जी, ये क्या है? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? आजाद करो इन्हें। अरे भाई, इज्जत के साथ घर ले जा रहे हैं, तुम भी चुपचाप पीछे जाओ। बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प। जेपी और ब्रावो का अनुरोध किसी को समझ नहीं आया और वह सभी लोग अपने ही लोकगीत गाते और उन गीतों पर थिरकते हुए दो मेहमानों को हाथों पर उठाए घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। आदिवासी लोगों ने दोनों को एक आसन लगाकर बिठाया और अच्छा खाना खाने को दिया। साथ ही सभी लोगों ने अपनी संस्कृति के अनुसार गाना बजाना और नाचना शुरू किया। मिस्टर जेपी, कैमरे में रिकॉर्ड करने लायक मंजर है, कीजिए रिकॉर्ड, फिल्म बनाने में काम में आएगा। ब्रावो, अब मुझे भी डर लग रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बलि देंगे और मजे से खाएंगे। हम किसी को बगैर जाने और समझे अपनी राय नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। आदिवासी लोगों ने अपने प्राकृतिक चीजों से तैयार किए हुए बिस्तर दोनों को दिए और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। लेकिन फिर भी जेपी और ब्रावो की रात एक अनजाने डर में ही कटी थी। अगली सुबह शिवी हर रोज की तरह अपने धनुष बाण उठाकर झोपड़ी से बाहर जाने लगी। तभी उसका छोटा भाई मंगू भी आ गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तू मेरे साथ चल नहीं पाता, इसीलिए तू यहीं रह, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाती हो, इसलिए मैं अपने लिए खुद लेकर आऊंगा। दोनों बहन भाई की आवाज सुनकर जेपी ब्रावो भी उठ गए। जब ब्रावो को होश आया तो उसने अपने हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, बाल चेक किए। क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे पगला रहे हो? मैं अपने शरीर को चेक कर रहा हूँ कि मैं कहीं कुछ कम तो नहीं हो गया। तुम पागल हो गए हो? तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती कि ये लोग जानवर नहीं बल्कि इंसान हैं। तभी शिवी जेपी को अपने साथ चलने का इशारा करती है। जेपी, ब्रावो और मंगू तीनों शिवी के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी धनुष बाण में कलाकारी देखते हैं। वाओ, क्या अद्भुत टैलेंट है।
जिस चीज को हमारे यहाँ बहुत पैसे खर्च करके सीखा जाता है और यहाँ जहाँ इसको कोई जानता नहीं, ये कितना आसान है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखना मत शुरू करो। स्क्रिप्ट नहीं ब्रावो, इंतजार करो, अब इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि अब शिवी आदिवासी नहीं बल्कि ये बनेगी शिवी द गोल्डन गर्ल। ओके ओके। शिवी ने जेपी को इशारा किया और पेड़ पर लटके एक फल की ओर उंगली दिखाकर उसका टैलेंट देखने का इशारा किया। जेपी भी ये सब बहुत उत्सुकता से देख रहा था और शिवी ने अचूक निशाना लगाया और फल नीचे आकर गिर गया। फिर जेपी को वो फल खिलाया। मैं अब पक चुका हूँ। इस आदमी के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये खुद तो मरेगा ही बल्कि मुझे भी मरवाएगा। शिवी और जेपी सांकेतिक भाषा के प्रयोग से एक दूसरे से अपनी बातें कहने लगे और शिवी भी जेपी को जंगल में घुमाने लगी। यार ये शिवी भी ना जाने किस लंगूर को पकड़ लाई है और अब उसे घुमा रही है। मैं थक गया हूँ, लगता है आज तो चल चल कर ही 1 फुट छोटा हो जाऊंगा। कुछ देर यहीं सो जाता हूँ। मंगू वहीं सो गया और शिवी जेपी को एक झरने के पास ले गई, जहाँ वह ऊंचाई पर खड़े होकर उसे कुछ बताने लगी। जेपी भी इस जंगली लड़की के लिए पागल हो गया है। अच्छा मौका है ब्रावो, दोनों को गहरे पानी में धक्का देकर यहाँ से भाग जाना ही अच्छा होगा। जेपी आज बहुत खुश है। वह शिवी की बातों में उलझा है। इसी का फायदा उठाकर ब्रावो दोनों को धक्का देकर गिराने चला गया और उसने दोनों की कमर पर हाथ रखा। तुरंत ही शिवी की चीखने की आवाज आई। कहानी जारी रहेगी। किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था, हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था, अपनी कोई चीज दूसरे को नहीं देता था। लेकिन वो नियम पूर्वक रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत सुंदर कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी शक्तियों का इतना सुंदर वर्णन सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की इच्छा होने लगी। दादी, यदि मैं भी हनुमान जी की पूजा करूं, तो मैं भी उनसे मिल सकता हूं क्या? और मैं उनकी तरह शक्तिशाली बन सकता हूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होंगी। पर दादी, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है दादी, कल से मैं भी हनुमान जी की पूजा करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ पूजा करने बैठ गया। 1-2 महीने के बाद, दादी, क्या हनुमान जी को देखा भी जा सकता है? हर मनुष्य हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को देखना है दादी, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने सपने में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूंगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे काम करने होंगे किशन। मैं सब अच्छे अच्छे काम करूंगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें भलाई और पुण्य कर्म करने होंगे। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई अच्छा काम करोगे, तब इस गदा का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगे, तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा की आकार की हो जाएगी, तब तुम मेरे दर्शन कर पाओगे, और ये बात तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी, तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे, संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए एक गेंद खरीद लेता हूँ। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था।
तभी उसके दोस्त अशोक की माँ मिल गई। काकी, अशोक से कहना मैं गेंद खरीदने जा रहा हूँ। अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई थी, पर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? काकी, तुम ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। वो किशन को आशीर्वाद देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी के कारण वो बार बार पसीना पोंछने लगता। काका, तुम्हारे कपड़े तो पसीने से भीग गए हैं। तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। काका, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा काका, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। काका, ये पैसे मेरी फीस के हैं, पर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना, मैं दादी से फीस के लिए पैसे ले लूंगा। पता है, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे डांटेंगी नहीं। दामोदर काका की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जीवन में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गदा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गदा का आकार बढ़ गया। हनुमान जी से मिलने की आशा से प्रसन्न होता वो अपनी गदा लेकर अपने घर के पीछे बने बगीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, रो ना तो क्या करूं? मेरे जीवन का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू और तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं। इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की दी हुई गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ी कर लूंगा। अम्मा, आप रो मत, मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लो और अपने पोते को दे दो, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में दुख नहीं होगा? मुझे दुख नहीं होगा अम्मा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। पर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। इसीलिए आप मेरी गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और प्यार से किशन की आंखों पर हाथ फिराने लगी। किशन के नेत्र बंद हो गए, उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। ऐसे हनुमान जी कि दादी ने जिस हनुमान जी का वर्णन किया था, वो वर्णन तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो सपने में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के हृदय में ही मेरा निवास होता है।
तुम अगर इसी प्रकार अपने जीवन में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी।